अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौसम फकर में खुश आमदीद। दो खबरें हैं, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है, लेकिन ये वीडियो आपको ज़रा दिल थाम के सुनना पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको क्लासिफाइड या ऐसी गुफ्तगू कह सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुस्तकबिल के सियासत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालने वाली है। इसके ऊपर आपके साथ बात करूँगा, तफसील के साथ आपके साथ बात करूँगा, लेकिन जो बुरी खबर है वो मैं ज़रा आपको पहले सुनाऊँगा ताकि जो अच्छी खबर है जब वो आपको सुनेंगे तो वो ज़रा मामला बैलेंस हो जाएगा। बुरी खबर ये है जनाब कि एक महीने यानी विद इन 30 डेज़ पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो जाने वाली हैं 310 रुपये पर लीटर पर, और बिजली की कीमत होने जा रही है 34 रुपये पर यूनिट। ना सिर्फ ये बल्कि डॉलर भी अब अपनी ऊंची उड़ान पर जाने वाला है, और जो मार्केट ज़राए हैं उनका ये कहना है कि डॉलर 220 रुपये तक हिट कर सकता है। और ख़ुद मुफ्ता इस्माइल साहब जो वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने भी ये जो बजट की प्रोजेक्शंस बनाई हैं ये भी डॉलर की अपर लिमिट यानी 220 रुपये को मद्देनज़र रख कर बनाई गई हैं। यानी आने वाले दिन मेरे और आपके लिए यानी आम आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने जा रहे हैं, जिसके नतीजे में हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी बहुत ही बुरे तरीके से मुतासर होने जा रही है। और इसके साथ साथ इस बात को भी यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कुछ हलकों की तरफ से कि ये जो हुकूमत कोशिश कर रही है IMF को अपने साथ इंगेज करने की, यानी एक मरतबा फिर IMF के साथ प्रोग्राम में जाने की, उन कोशिशों को भी सबूताज किया जाएगा। ना सिर्फ किया जाएगा बल्कि इस अमल का भी आगाज़ हो चुका है। किसी शख्सियत की तरफ से कुछ इस किस्म का ऐलान भी सामने आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। लेकिन बुनियादी तौर पर जो हालात हैं वो कोई अच्छी सिमत पे जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, और ख़ास तौर पर हमारी मईशत के। अब बुनियादी तौर पर ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि मामलात को, माशी सूरत हाल को स्ट्रीमलाइन किया जाए, और इस तरह स्ट्रीमलाइन किया जाए कि लोगों की ज़िंदगी इससे मुतासर ना हो। क्योंकि पाकिस्तान की आबादी का अगर हम देखें, मोर देन 70% जो लोग हैं ये मीडियोकर क्लास में फॉल करते हैं, अपर मीडियोकर क्लास में, लोअर मीडियोकर क्लास में और पुअर क्लास में। जबकि हमारी जो अशराफिया है, जो मेन अशराफिया है, वो उसकी जो आबादी के अंदर जो प्रपोर्शन बनता है ये तकरीबन 6 या 7% बनता है। बाकी जो आबादी है ये हुकूमत के इस जैसे इक़दामात से बहुत बुरे तरीके से मुतासर होती है। वो तमाम लोग जिनको रुपए पैसे की कोई फ़िक्र नहीं है, जो 2-2 लाख रुपए का रात को डिनर कर लेते हैं, उनके लिए तो ये अब 2 लाख की जगह पे वो 3 लाख भी खर्च कर देंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे लिए मुस्तकबिल में आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले महीने बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, और इसके लिए आपको ज़हनी तौर पर अब तैयार हो जाना चाहिए कि इसके अंदर अब इन फैसलों की रिवर्सल का किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं है। क्योंकि हुकूमत ने हर हाल में IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए हर किस्म का फ़ैसला लेने की ठान ली है। लेकिन दूसरी तरफ जो कुव्वतें हैं जो मामलात को देख रही हैं, उनकी तरफ से भी कुछ इस किस्म के इशारे आ रहे हैं कि वो भी अब कुछ सरगर्म होते चले जा रहे हैं। इस्लामाबाद के सर्कल्स में जो अच्छी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन इस्लामाबाद के सर्कल्स के अंदर इस हवाले से अब गुफ्तगू का आगाज़ हो गया है कि मौजूदा हुकूमत जिस दिन IMF के साथ प्रोग्राम में चली जाएगी उसके बाद इस हुकूमत के डाउनफॉल का आगाज़ हो जाएगा, और मुमकिन तौर पर अक्टूबर के एंड में, बल्कि कुछ लोगों ने तो इसकी तारीख भी दी है कि 26 अक्टूबर को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे। ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ इस पर जिक्र किया गया। और इस्लामाबाद के जो सर्कल्स हैं, ख़ासतौर पर हाई पोलिटिकल सर्कल्स, डिप्लोमेटिक सर्कल्स और हाई जर्नलिस्टिक सर्कल्स, उसके अंदर भी ये वाली बात अब बड़े तवत्तुर के साथ कही जा रही है कि ये चीज़ें चेंज होने जा रही हैं, ट्विस्ट आएगा। और इस सिलसिले में कल रात को एक मुलाकात भी हुई है 2 अहम शख्सियत के दरमियान। एक शख्सियत है राजशाही की, इम्पॉर्टेंट शख्सियत है राजशाही, इस्लामाबाद का पुराना नाम है, लेकिन राजशाही को मैं ज़रा थोड़ा सा महफूज इसमें इस्तेमाल करने जगह हूँ। और दूसरी जो शख्सियत है वो PTI की एक लीडरशिप है, और वो साबिक दौर के अंदर उनके पास वज़ीर दिफा का कलमदान रहा है।
ان کی ملاقات ہوئی ہے ممکنہ طور پر، اور اس ملاقات کے اندر جو پی ٹی آئی کا درینہ مطالبہ ہے الیکشنز کے حوالے سے، اور یہ جو ہے ڈیڈ لاک اس کو ختم کرنے کے حوالے سے، آئس بریکنگ کے حوالے سے، تعلقات کی بحالی کے حوالے سے، اس طرح کے مختلف ایشوز پر اب بات چیت ہوئی ہے۔ لیکن اس بات چیت کا ابھی تک آپ کو پتہ ہے، یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ چلتی ہیں، کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے کہ ایک دن ملاقات کے اندر سارا کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، لیکن یہ جو پلانز ہیں یہ ریپڈلی چینج ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری شخصیات پر بہت زیادہ دباؤ اب آنا شروع ہو گیا ہے، خاص طور پر یہ جو مہنگائی ہے اس کے اثرات نظر آئیں گے، اور جو فیوچر میں مہنگائی ہوگی اس کے اثرات بھی نظر آئیں گے۔ اور اس وقت چونکہ یہ تاثر بھی بہت حد تک موجود ہے کہ معیشت کو بحال کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ موجودہ حکومت کے ساتھ ہے، بلکہ شوکت ترین صاحب کی ملاقات کے بعد تو پی ٹی آئی کے سرکلز میں واضح طور پر یہ بات کی گئی کہ یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ معیشت کی بحالی کے لیے اگر وہ دونوں ایک جگہ پر موجود ہیں تو پھر نیوٹرلٹی کے بارے میں سوال تو اٹھیں گے، اور پھر جب سوال اٹھیں گے تو پھر اس کے جواب بھی دینا پڑیں گے۔ یعنی دباؤ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی بڑھایا جا رہا ہے اور موجودہ حکومت کے اوپر بھی بڑھایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جب یہ مہنگائی کا ایک نیا سلسلہ آئے گا تو دباؤ دونوں طرف بہت زیادہ ہوگا۔ اب اس صورتحال کے اندر یہ بات تو کافی حد تک کلیئرٹی نظر آتی ہے کہ موجودہ حالات میں چاہیے تھا مسلم لیگ نون کا فیس، اور مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بھی چاہیے، مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی کو ایکسپلائٹ کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اکتوبر کے اندر جو انتخابات کرانے کا جو سوچ ہے اگر یہ پروان چڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب میری نظر میں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ دونوں کو انتخابی میدان سے ابھی بھی آؤٹ رکھنے کا مکمل طور پر تیاری کی جا چکی ہے، اور تیاری کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کی جو معافی ہے شاید وہ ابھی تک نہیں ہو سکی، اور یہ سمجھا جا رہا ہے طاقتور طبقات کی طرف سے کہ اگر یہ دونوں آ گئے، مثال دیتا ہوں کہ اگر بالفرض محال نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، مریم صاحبہ جب پنجاب کے اندر چیف منسٹر بن جاتی ہیں، تو پھر جو معاملات ہیں دو بڑے جو فیکٹرز ہیں مرکز اور پنجاب بلا شبہ آدھا پاکستان کہا جا سکتا ہے، یہ مکمل طور پر ان دو شخصیات کے پاس چلے جائیں گے جو دلی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مصلحت کے طور پر اگر وہ قبول کر لیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کو قبول نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کی جگہ پر جن شخصیات کو سامنے لایا گیا وہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ دونوں کے چہروں کو اور دونوں کی پولیٹیکل اہلیت کو، لوگوں کی پاپولیرٹی کو ہی استعمال کرنا اس کے لیے مقصود ہے۔ لیکن اب اگر اکتوبر کے اندر الیکشن کرانے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون ایک بہت بیڈ بیگیج کے ساتھ جائے گی الیکشنز کے اندر، کیونکہ اس دوران ان کو مہنگائی، بے روزگاری، معیشت کی تباہی، جو سلو انڈسٹریلائزیشن، اکنامک ایکٹیویٹیز کی ڈیٹیریشن، اور اس جیسے بہت سارے فیکٹرز کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو موجودہ حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد رونما ہوئی ہیں۔ لہٰذا اس بیڈ بیگیج کے ساتھ جب وہ الیکشنز کے اندر جائیں گے تو اس مرتبہ ان کو شاید اتنی پاپولیرٹی نہ مل سکے، آلدو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی موجودگی اس الیکشن کا کوئی نہ کوئی ماحول تو بنا دے گی، لیکن اس ماحول کا الٹیمیٹلی لوزر نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ بھی ہو سکتی ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب واضح طور پر اسکائی ٹی وی کو انٹرویو کے اندر اس بات کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں واضح طور پر کہ جنہوں نے مجھے نکالا وہ یہ نہیں چاہتے کہ میں دوبارہ آؤں اقتدار میں۔ اب یہ دو سینیریو آپ کے سامنے آ گئے کہ یہ بھی نہیں آئیں گے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون آئے گا، اور اس سارے تناظر کے اندر شیخ رشید احمد صاحب کا یہ بیان کہ اگلے الیکشنز کے بعد ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، عمران خان صاحب کے اس موقف کی تصدیق کر رہا ہے جو انہوں نے اسکائی نیوز کو انٹرویو میں دیا کہ جنہوں نے مجھے نکالا ہے وہ مجھے دوبارہ اقتدار میں نہیں لانے دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکتوبر کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی سوچ پروان چڑھ رہی ہے تو اس کے لیے یقینی طور پر دو آپشنز میں سے پہلی پولیٹیکل آپشن ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو وہ اس وقت
हुकूमत में मौजूद तो है, आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त सेंटर ऑफ द स्टेज पर मौजूद हैं और वो मुल्की मामलात के अंदर उनका जो मशवरा है या उनकी रहनुमाई जो है वो बहुत ही हद तक इस वक्त तो काबिल कबूल भी है और मौजूदा हुकूमत इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें गुज़िश्ता 6-8 महीने में बिलावल भुट्टो साहब की भी जो इमेज है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है और उनकी इमेज बिल्डिंग हो भी रही है, पार्टी की सतह पर भी हो रही है और दीगर सतह पर भी हो रही है। खुद मिफ्ताह इस्माइल साहब ने इस बात की तस्दीक की कि बिलावल साहब के दौरे चीन के बाद ही $2.3 बिलियन चाइना ने पाकिस्तान को देने का या उस लोन को रोल ओवर करने का फैसला किया और वो भी 1% कम मार्कअप के ऊपर। यानी अगर पहले वो 4% दे रहे थे तो इस मरतबा उन्होंने कहा जी हम 3% देंगे और इसका क्रेडिट मिफ्ताह इस्माइल साहब ने खुद अपनी एक मीडिया टॉक के अंदर बिलावल साहब को दिया। यानी बिलावल साहब की एक जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ती चली जा रही है और जो मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी मुतबादल हो सकती है। अगर पंजाब के अंदर जो उनका फार्मूला है नवाज शरीफ साहब के साथ तय हुआ कि उनको 10 सीटें उन्होंने यहाँ पर देनी है नेशनल असेंबली की, तो वो 10 सीटें लेने के बाद किसी भी हद तक एक ऐसी कंप्रीहेंसिव सिचुएशन पर या कंफर्टेबल सिचुएशन पर पहुँच जाएंगे। कुछ बलूचिस्तान से भी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। केपीके के अंदर भी अगर वो आफ्ताब शेरपाव साहब को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, एएनपी को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ये 3 जमातें केपीके में मिल जाती हैं तो पीपल्स पार्टी को वहाँ से कुछ ना कुछ हिस्सा मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी 90-95 सीटों पर अगर आ जाती है तो वो फिर फ्यूचर पॉलिटिक्स के अंदर अपना एक रोल प्ले कर सकती है और फ्यूचर को ही मद्देनज़र रखते हुए आसिफ अली जरदारी साहब ने एमक्यूएम को अपने साथ इंगेज किया। यानी एक पहलू जो आपके सामने आ रहा है वो ये है कि अगर फ्यूचर के अंदर इलेक्शंस होते हैं, अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस होते हैं, तो मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पीपल्स पार्टी ज़रा कंफर्टेबल पोजीशन में होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और सोच भी है जो परवान चढ़ रही है और जिसका जिक्र पिछले दिनों किया गया था, फाइनेंशियल एमरजेंसी का, कि एमरजेंसी की एक सिचुएशन को डेवलप किया जाएगा और उस एमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर मौजूदा हुकूमत को घर भेजकर एक निगरान टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाएगा जिसके अंदर माहिरीन माशियात मौजूद होंगे जो इकोनॉमी को समझते हैं और उस फाइनेंशियल एमरजेंसी के तहत इस सेटअप को 1.5 से 2 साल आगे चलाया जाएगा और जब तमाम चीज़ें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगी तो उसके बाद फिर इलेक्शंस कॉल किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो सर्कल्स हैं इस्लामाबाद के वहाँ पर ये 2 ऑप्शंस जो ज़ेरे गौर है, इसके अंदर बुनियादी तौर पर फ्यूचर के एक सेटअप का एक मंजरनामा या स्लाइटली झलक हमें नज़र आती है। और IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद अब अगर देखें ना तमाम चीज़ें अगर इन ऑर्डर हो जाती हैं, बजट उन्होंने पेश कर दिया, बजट वो मंजूर भी करा लेंगे, बजट मंजूर कराने के बाद IMF की जो प्री रेक्विजिट्स हैं वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएंगी क्योंकि वो फाइनेंस बिल मंजूर हो जाएगा। उसके बाद जो उनके साथ साथ ये चीज़ें हैं कि जनाब आपने इन शराइत पर अमल करना है, यानी बिजली, गैस, पेट्रोल, इनकी कीमतों में इजाफा करना है, सब्सिडीज़ को ख़त्म करना है और जो जहाँ पर जो रियायतें दी गई हैं उन रियायतों को ख़त्म करना है। जो शोबे टैक्स नेट से बाहर आ गए हैं उनको टैक्स नेट में लेके आने, इस किस्म की बहुत सारी IMF की जो शराइत हैं उसमें पर अमल दरामद का जब आगाज़ हो जाएगा तो IMF आपके साथ प्रोग्राम को दोबारा साइन भी कर लेगा और आपको डॉलर भी दे देगा। जब आप IMF के साथ प्रोग्राम में आ जाएंगे, IMF को इस बात का यकीन हो जाएगा कि जनाब ये हमारी शराइत पर अमल दरामद किया जा रहा है, तो फिर इस मौजूदा सेटअप की अहमियत के अंदर कमी आ सकती है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है और यही वजह है कि इमरान खान साहब जो बजट की मंजूरी तक कोशिश ये कर रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च का ऐलान ना कर सके और इस दौरान ये जो टाइम है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने में या एक मर्तबा एक जिसे हम कह सकते हैं कि ईज़ इन रिलेशंस वो लेके आ सकें, इसके लिए वो भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक इमरान खान साहब की अपनी जो पॉलिसी है वो इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव की है। अगर आप आज के दिन में जो ट्विटर के टॉप ट्रेंड देखें तो आज भी टॉप ट्रेंड्स के अंदर एक जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ एक ट्रेंड मौजूद है और उसके अंदर अगर आप उस थ्रेड में जाएंगे तो आप देख के परेशान हो जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर पोस्ट की गई हैं और किस किस तरीके से टारगेट किया गया है। ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल तो यकीनी तौर पर चीज़ें भी की जाती हैं और ऐसे जब चीज़ें वायरल होती हैं या ट्रेंड्स बनते हैं
تو یقینی طور پر اس کے اثرات آتے ہیں اور ایک دباؤ آتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس دباؤ کو آپ فیل کریں یا نہ فیل کریں یہ ایک الگ صورتحال ہے، لیکن اس وقت ہم جس پوزیشن پر کھڑے ہیں آگے جانے میں بھی خطرات ہیں، پیچھے ہٹنے میں بھی خطرات ہیں۔ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کی ایک بہت بڑی قیمت ہے جو ادا کرنی پڑے گی، آلدو اس کے جو بنیاد ہے وہ خود عمران خان صاحب نے رکھی ہے، آئی ایم ایف کے پروگرام سے روگردانی کرتے ہوئے 3-4 مہینے کے لیے تمام سبسڈیز کو دگنا کر کے انہوں نے اس کا ایک خزانے پر بے شمار بوجھ آیا۔ اب اس کنٹینیوٹی کو ختم کرنے کے لیے جب آپ کو آگے بڑھنا ہے تو وہ پچھلی تمام رعایتوں کو آپ نے ختم کرنا ہے اور اس گیپ کو فل کرنا ہے۔ اب یہ جو ناپسندیدہ عمل ہے اس کا بوجھ آ گیا ہے اب اتحادی حکومت پر، اور اتحادی حکومت میں سب سے زیادہ مسلم لیگ نون پر، کیونکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہے، اور اس ڈرائیونگ سیٹ سے گاڑی کو نکال کے آگے لے کے جانا، کسی محفوظ پیسج تک لے کے جانا، یہ ہے ایک بہت بڑا ٹاسک۔ اور اس ٹاسک کے لیے جو رعایت ہے، میرا خیال ہے جو میں نے باتیں سنی ہیں مختلف لوگوں کی، اس سے مجھے اس بات کا پر کافی حد تک امکان لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام تک جانے میں تو حکومت کے لیے آسانیاں ہیں، اس کے بعد اصل کھیل کا آغاز شروع ہوگا، اور وہ کھیل کس کے حق میں جا کے ختم ہوگا یہ وقت آنے پر ہی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔